आइडिया इन द सेंस कि सर हाँ हमें पता है सर 5 हेड्स की अब तुम बारे में नॉलेज है। क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ कि आपको अपने दिमाग में बैठना होगा, बिठाना होगा कि ऐसे ही सॉल्व करना है उसको। ठीक है जी। और वो फॉर्मेट ये है, जब आपके सामने पूरा क्वेश्चन आएगा रीड करेंगे उस क्वेश्चन को, लेकिन आपको एक प्राइमा फेसी दिमाग में रखना है कि एक बॉक्स बनेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का। सर इतने में कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा, हर हेड का वर्किंग नोट चलेगा अलग से। ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पे इनकम अंडर दी हेड सैलरी और वहां वर्किंग दिखा रहा हूँ, ऐसे 4 पेज में मेन काम चल रहा है, ऐसे नहीं। तो जब आपके सामने बच्चे क्वेश्चन आएगा ना, तो आप समझो दो बॉक्स बनेंगे। एक बनेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और दूसरा बनेगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। और अगर 115 बीएसी भी निकालना पड़ा तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 करके ऐसे चलेगा। मुद्दे की बात ये है, आप इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे बच्चे? जो भी इंसान की हम इनकम निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर। लेट्स सपोज अभी कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है? ये तो अभी अगर बोलूं प्रीवियस ईयर कौन सा भी। हाँ, तो असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 25-26। ठीक है। और आप क्या करोगे बच्चे? आप ऐसे लिख दोगे इनकम। मैं यूएच लिख रहा हूं पर आपने पूरा ही लिखना होगा पेपर में। इनकम अंडर द हेड सैलरी। और ये फाइनल आंसर है वो वाला। यहां कोई वर्किंग नहीं होगी। यहां तो एकदम चमकी हुई चीज दिखेगी जो फ्रंट पेज होगा ना आपका, कि सैलरी इनकम ये है। समझ रहे हो? और ये सैलरी कैसे निकली होगी, इसका बनेगा आपका वर्किंग नोट नंबर 1। ओके। देन इसी तरीके से इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इसका बनेगा वर्किंग नोट नंबर 2। ओके। देन इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, देन इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, लास्ट इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। सर जी जब ये पांचों का टोटल होगा, इसके पांचों के टोटल को क्या बोलते हैं बच्चे? जीटीआई। आप इसमें से लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। और ऑब्वियसली आप समझ रहे हो ना, हर किसी का वर्किंग नोट होगा। ठीक है, 6A का हो सकता है अगर 2 पॉइंट है तो तुम यहीं पे लिख सकते हो, मान लो सिर्फ 80C आ गया। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है नहीं सर अगर मैं पैटर्न फॉलो कर रहा हूं तो मैं अलग ही दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर तुम्हें लग रहा है पूरे क्वेश्चन में एक ही 6 है, मतलब 80TT आ गया, 80C आ गया, पर तुमने देखा रहे तो 4 दे रखे, हेल्थ इंश्योरेंस में भी 3, पता नहीं कभी हस्बैंड के लिए गई वाइफ के लिए। आपको लोग भाई तो एनालिसिस करना पड़ेगा इसका, तो अलग बना लो आप। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, चाहे आप वर्किंग नोट बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड फाइनली आपका आंसर क्या आएगा? टोटल। अगर तो तुम्हारा इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड आंसर है उससे ये मैच हो गया, जैसे सपोज करो तुम्हारा सैलरी ठीक आ गया, तो वो टिक लगा देगा। हाउस प्रॉपर्टी ठीक हो गया, मान लो कैपिटल गेन गलत, ये गलत, ये गलत, तो आप समझो कि आपकी जीटीआई भी गलत, आपकी टोटल इनकम भी गलत, और आपका टैक्स कंप्यूटेशन तो गलत। समझ रहे हो? एंड इट्स वेरी टफ कि हम पूरे क्वेश्चन को परफेक्टली ठीक करें, बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम बेस्ट एग्जीक्यूशन पे क्लोजेस्ट हो, क्योंकि स्टेप मार्किंग होगी। और वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड नहीं देखेगा आपका, वो आपका ये भी देखेगा कि आपने वर्किंग नोट अगर सही बनाया तो उसके नंबर मिल रहे हो। जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला पीजीबी, पीजीबी के अंदर हो सकता है 8-10 पॉइंट हो, कोई एक पॉइंट गलत है, तो ऐसा नहीं करेगा, वो पूरा काट देगा वर्किंग। ठीक है, जो सही आ रखा होगा वो यहीं पे वर्किंग नोट के भी ऐसे 2 नंबर यहाँ पे दे दो। लेकिन यस आपका ये उम्मीद करना कि सर मैंने टैक्स का प्रोसेस सही रखा था, कंप्यूटेशन स्लैब ठीक लिखी हुई है, इसके कोई नंबर नहीं मिलने वाले आप। क्योंकि अगर कोई चीज गलत हुई तो जो जो चीजें गलत होती जा रही हैं वो गलत होता जा रहा है। क्लियर है बच्चे? तो जब अभी हम क्वेश्चन देखेंगे
ठीक है, तो आप समझो कि यहाँ पर अगला, इसमें तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं बताना, मेरे को तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही बताना था कि ऐसे होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। 112 तेरे को नीचे ही वो बनाना पड़ेगा, इसके अंदर ही है, कैपिटल गेन में ही है सारा सारा, लेकिन वो उनके ऊपर जो रेट अलग है। हाँ नहीं, वो तो सिर्फ ने कैपिटल, अब वो तेरे को करना पड़ेगा टोटल इनकम अदर देन 111, अभी जो यहाँ बनाने पड़ेंगे उनका अलग रेट निकलेगा। हाँ अलग, हाँ हाँ, ये तेरा फुल है कैपिटल गेन ये वाला जो, ठीक है ना। अब आप समझो कि यहीं पे एग्रीकल्चर इनकम की भी बात हो सकती है, अगर ये बोल दे कि उस बंदे की एग्रीकल्चर इनकम है तो पार्शियल इंटीग्रेशन भी लग सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत आ सकती है। तो बेसिकली आपको ऐसे टैक्स निकालना होगा, और मैं अभी आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप ये टैक्स निकाल लोगे ना, एक और चीज होती है बच्चे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, AMT, दैट इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये सिर्फ और सिर्फ किस रिजीम में लगता है, मैंने आपको ये जो वर्किंग अभी करके दिया, आप मान के चल लीजिए ये ओल्ड रिजीम है। ओल्ड रिजीम का मतलब समझ रहे हो, एक होता है डिफॉल्ट, हाँ ऑप्शनल, एग्जैक्टली, ओल्ड मतलब ऑप्शनल। तो ये मैं ओल्ड के हिसाब से बता रहा हूं, यानी कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम है। और आपने टैक्स भी कैसे निकाला होगा, ऑप्शनल टैक्स रिजीम, OTR लिख रहा हूं बस मैं, DTR होगा तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो आप ये तो निकालोगे निकालोगे, लेकिन हो सकता है कि अभी भी आपका जब टैक्स निकाल दोगे ना आप, हो सकता है ये 500 रुपये आ गया, ठीक है, आपने पूरी वर्किंग करी, स्लैब लगाए, 500 500 करोड़ 10 करोड़ जो भी टैक्स आना है वो तो आना है, सरचार्ज आपको ये समझ आ रहा है ना, सरचार्ज यहाँ लग चुका है, HEC यहाँ लग चुका है, फाइनल टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है जी। अब ऐसा हो सकता है कि आपको AMT भी निकालना पड़े, ऐसा क्वेश्चन है। अब सर ये AMT क्या होता है, अब आप पहले AMT के प्रोविजंस लिख लीजिए, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये किसके ऊपर लगता है, एनी पर्सन अदर देन कंपनी। और आप एक बात तय मान के चलिए, आपको जो पहला क्वेश्चन आएगा वो उसकी जो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है, उस पर्सन की आइडेंटिटी, कंपनी नहीं होने वाली वो, या तो इंडिविजुअल होगा या फर्म होगा। वो इंडिविजुअल के चांस सबसे ज्यादा है, 99% है कि एक बंदा होगा, उसका अपना क्लिनिक है, वो नौकरी भी करता है, उसने घर भी किराए पे दिया हुआ है, उसने शेयर्स भी बेचे हुए हैं, ऐसा चलेगा कुछ। कंपनी नहीं होगा, कंपनी में नहीं तो 30%, वो स्ट्रक्चर ही नहीं है इंस्टीट्यूट के इतने क्वेश्चंस का कि 30% लगेगा, फिर कंपनी पे 112 कहाँ पढ़ी हमने ये चीजें, समुंदर बहुत बड़ा है जी, समझ रहे हो, आपने किस एंगल से पढ़ा हुआ है, कंपनी के एंगल से। तो AMT कंपनी पे नहीं लगता, पहली चीज आपका सवाल आ सकता है सर कंपनी पे क्या लगता है, कंपनी पे लगता है मैट। मैट इज एप्लीकेबल ऑन मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ओके। सर ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है, वो बेटे हमें क्या लेना देना, कॉन्सेप्ट दोनों का ही बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। आपको पता है सरकार ना बहुत सारी स्कीम्स लाती है, जैसे आपने देखा था कि मैं आपको 100% डिडक्शन दे दूंगा, तो ना कई बार हो जाता है कंपनी अदर देन कंपनी में कि आपका जो टैक्स है ना वो जीरो है, जैसे कि 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पहले 5 साल प्रॉफिट माफ, सरकार ने दे तो दिया, बिजनेसमैन खुश भी हो गया, पर सरकार ने दूसरा रूप क्या निकाल दिया, ये देखो एक बात समझिएगा, अगर आप 10AA में हैं तो आपका टैक्स कितना आएगा, फॉर फर्स्ट 5 इयर्स सारा कुछ एग्जेम्प्ट है, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेरा अगर वही धंधा तो सारा एग्जेम्प्ट है। लेकिन सरकार ने बोला यार ऐसे तो यार हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो लिक्विडिटी का इशू आ जाए, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एग्जेम्प्ट हो। और अभी भी समझिए कि लोग ना ऐसी ऐसी प्लानिंग्स कर जाते हैं कि अकाउंटिंग लेवल पे तो मैं भर भर के प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, और टैक्स लेवल पे मैं इतनी मैनिपुलेशंस कर जाता हूँ कि मैं अपने टैक्स ऑब्लिगेशन जीरो ले आता हूँ। सरकार कहती है अब ऐसा नहीं चलेगा, हम लेकर आ गए हैं AMT,
सरकार कह रही है तूने अपना दिमाग लगा लिया ना यहाँ पे, जो करना था कर दिया तूने, जीरो कर दिया तुमने, 10,000 कर दिया, करोड़ों का तुम्हारा टैक्स था, तुमने 10,000 20,000 जो मर्जी कर दिया। सरकार ने बोला इधर एएमटी होगा, आप निकालोगे बुक प्रॉफिट, और उसका आई थिंक इट इज 18.5। ठीक है, एकदम से मेरे को लग रहा है 18 या 18.5 है, आई थिंक 18.5% है। आपको इतने रुपए का टैक्स देना ही पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है, भाई तेरा बुक प्रॉफिट कितना है, 1 करोड़, 1 करोड़ का 18.5 कितना हो गया, 18,50,000। ऑब्वियसली विद सरचार्ज एंड विद एचईसी फर्दर आगे जाएगा। लेकिन आप मेरी बात समझिएगा, चाहे तुमने कितनी गणित लगा के टैक्स जीरो कर दिया हो, लेकिन एएमटी के हिसाब से कितना आ रहा है, 1850, यू हैव टू पे 1850। यानी कि नॉर्मल जो भी आपने निकाला या एएमटी, विच एवर इज, आप लगा लो जितना भी। बुक प्रॉफिट ना आपको क्वेश्चन देगा, बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है, अपने में समुंदर है, उसमें नहीं जाना आप। बुक प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्वेश्चन देगा। इंडिविजुअल में भी, तो मतलब मैं इंडिविजुअल का टैक्स कर रहा हूँ, तो वो निकालने के बाद फिर वो बुक 18.5 निकालूंगा, फिर दोनों में से कंपेयर करूंगा जो बिल्कुल, भी हायर है। जो भी हायर है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि सपोज कर इस वाले केस में आपका ना 8 लाख आया, मान ले तेरा टैक्स कितना आया 8 लाख, और यहां पर कितना आ रहा है अभी मान के चलो 18,50,000। ठीक है, तो असेसी हैज टू पे एग्जैक्टली 18,50,000। सुनिएगा एक बार, अभी बात खत्म नहीं हुई है। 18,50,000 पहली बार, क्या असेसी परेशान नहीं होगा, कहेगा यार मैंने पूरी गणित लगा दी, जिंदगी में इंफ्रा लगा हुआ, सरकार एक एएमटी का प्रोविजन लाइक हिला दिया सारा बातें, आपने कितना ज्यादा पे करा। व्हाट डू यू थिंक, 10,50,000 इसको बोला जाता है एएमटी क्रेडिट। सरकार एक्नॉलेज कर रही है हाँ मैंने तेरे से ज्यादा ले लिया है, लूंगी तो सही पर ज्यादा ले लिया, और इन फ्यूचर कल को जब तेरा वो टैक्स ज्यादा आएगा ना तो कम पे कर दियो। अब बोलोगे ये क्या बोल दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मुझे पहले साल का बताइए ज्यादा पे कर दिया, मैं गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग योर पेड, समझ रहे हो, और उसको क्या बोला जा रहा है, एएमटी क्रेडिट। एएमटी क्रेडिट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 15 years। तो जब नेक्स्ट ईयर, जैसे सपोज करो आपका टैक्स आ रहा है 5 लाख, और एएमटी कितना आ रहा है 1 लाख। ठीक है जी, एएमटी कमा रहा है, टैक्स ज्यादा आ रहा है, लॉजिकली क्या बात होगी, विच एवर इज हायर दैट इज 5 लाख, डू आई नीड टू पे दिस 5 lakhs। सर नहीं, मैं ऑलरेडी जिंदगी में कुछ ज्यादा पे करा हुआ। सर 1 लाख रुपए से बढ़ गई 4 लाख पुराने वाले से लोग। एग्जैक्टली exactly, ये चीज समझनी जरूरी है। अच्छा आपके पास कितना एएमटी क्रेडिट पड़ा हुआ है, 10,50,000। आपका ये भी आ सकता था सर सारा का सारा माइनस कर दो, कुछ भी पेमेंट करो, ऐसा नहीं, जितना मतलब एक मिनिमम, अगर आपको एएमटी से ऊपर कितना है, मतलब आप कितना क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो जो एएमटी से ऊपर है, 4 लाख, तो आप हायर आ गया आपका, और आप ये कह सकते हैं इस हायर में से अगर मैं इसे बना दूं, टैक्स पेबल कितना आ रहा है 5 लाख, और एएमटी क्रेडिट आप कितना यूज कर सकते हैं 4 लाख, तो आपको पे कितना करना है 1 लाख, तो आपको पता। इसका मतलब तू एएमटी क्रेडिट ये 4 कैसे निकला ना, ये थोड़ा सा फॉर्मूला ड्रिवन कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी हो सकता है आप रियलाइज ना कर रहे हो।
ये कैसे निकाला मैंने? मैंने टैक्स पे कितना करा है, करना है, और एएमटी से कितना होगा। सर एएमटी में से हाँ वो आसान है। सर अब हम सिंगल टाइम पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे नहीं, इसके अलावा कुछ और भी है? एक स्ट्रक्चर एक बनाना होता है, कुछ एक एग्जाम्पल है, कुछ वो है, ऐसे थोड़ा ना होता है। सर बताइए। एक आपको पता है चैप्टर है जिसमें 12-13 क्वेश्चन है फुल फ्लेज वाले, देखिए। कौन सा? है, फाइल खुलेगी, मॉड्यूल के अंदर है। कौन चैप्टर में बताओ? पहले चैप्टर का चैप्टर नाम नंबर 8 बताओ। में था, अभी फुल फ्लेज क्वेश्चन की एक मॉड्यूल के अंदर। जीटीआई। हाँ, फुल फ्लेज है सारा। क्या नाम है? नाम क्या है चैप्टर का? अभी वो देखेंगे, अभी कंप्यूटेशन प्रोग्रामिंग है क्या है जो भी है। मुझे बताइए, आपको समझ आया? ठीक है, अब आगे सुनिए। ठीक है, खत्म हो गया बात, यही इनपुट आपको चाहिए। आपको मेन इनपुट क्या चाहिए था? आपको रेट पता होना चाहिए था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, ये एनी पर्सन अदर देन कंपनी पे लगता है, एक कंडीशन है तभी लगता है। इफ एडजस्टेड टोटल इनकम, एक होता है एडजस्टेड टोटल इनकम। एक्सीड्स 20 लाख। अगर आपकी एटीआई 20 लाख से ऊपर होती है ना बच्चे, तो एएमटी लगता है। एडजस्टेड टोटल इनकम, जैसे हमने डिडक्शन वाला देखा था ना, मैं यहाँ पे आपको डेटा से नहीं भर रहा हूँ। जब आप इधर पहुंचोगे ना और आप एक मॉड्यूल देखोगे तो वही है, जीटीआई माइनस डिडक्शन। ठीक है ना, कुछ एक दो मॉड्यूलेशन कुछ होगी वो वहीं पे ही देख लेंगे, पर अभी एडजस्टेड बस एक आप फेमिलियर कर दिए बस। तो कंपनी में भी लगेगा फिर ये? नहीं नहीं नहीं। तो क्या निकाल रहा है? एटीआई का फॉर्मूला है ना? हाँ, एटीआई का जैसे, हाँ ठीक है, लेस कर देते हो आप 111, और वही जैसे हमने जो डिडक्शन में लिखे थे। हाँ। ठीक है मेरे भाई, एनी पर्सन अदर देन कंपनी एंड इफ एटीआई एक्सीड 20, तो कंपनी तो पहली बार हो चुकी है। तो ठीक है इस ना, पे एएमटी लगेगा। एएमटी। अगर तू एक इंडिविजुअल है और तेरा है 15 लाख रुपए एटीआई, तो क्या तेरे ऊपर लगेगा? नहीं। तो फिर मैं भी वही पे करूंगा जो मैंने निकाला है। फिर मैं मतलब इससे एएमटी से मतलब नहीं। बिल्कुल, कहिए साहब जी, क्लियर है? निकाला था। और फिर अगर इसके ऐसा बाद आ गया तो फिर वो ऊपर प्रोविजन वो लेस करेंगे, पर ऐसे क्वेश्चन दे ही नहीं रखे, मतलब इतना नहीं देगा ना। इतना नहीं जाएगा। अगर एएमटी आ गया तो अपने में वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप समझिए कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। एक आ सकता है डिफॉल्ट भी निकाल दो और ऑप्शनल भी निकाल दो। अगर ऐसा आता है ना तो क्वेश्चन के प्रोविजंस आसान हो, समझ रहे? और अगर सिर्फ डिफॉल्ट आ रहा है, तो प्रोविजन हैवी। सर डिफॉल्ट अगर ओल्ड वाला आता है सिर्फ अगर ओल्ड। ऑप्शनल वाला आ रहा है तो प्रोविजन टफ होंगे। लेकिन अगर वो ये बोलता है ना विच वन इज बेनिफिशियल, तो भाई मतलब दिमाग लगता है। हालांकि वो डिफिकल्ट प्रोविजन नहीं आते हो, जब मैंने आपको नोट सिखाया उसी के अंदर ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की मॉड्यूलेशन आ जाएगी। हाउस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस उधर नहीं होता, यहाँ हो जाता है, डिडक्शन नहीं मिलती, यही 4-5 पॉइंट ही होते, समझ रहे हो? अब मैं आपको जो फाइल खोल के दूंगा उसमें 12-15 क्वेश्चन है, पहले आपको वो क्वेश्चन करने होंगे। सर जो अगर दोनों का आता है तो मैं दो बार ये फॉर्मेट बना के पहले ओटी और डीटीआई में निकालूंगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं मिलेगी नई वाली डिफॉल्ट में। इसमें मिल रही है तो मैं इन दोनों का अलग करूंगा इंक्लूजन। फिर इनका जो टैक्स आएगा डिफॉल्ट वाले में नई वाला जो स्लैब रेट है वो लगाऊंगा, नए वाले सरचार्ज के हिसाब से करूंगा, पुराने वाले में उसके हिसाब से ठीक है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए उसमें प्रोविजन टफ नहीं होंगे। मतलब समझ रहे, वो तो बार बार बनाना पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो उसमें वो टाइम ड्यूरेशन ले रहा होगा, तो वो प्रोविजन बहुत टेक्निकल नहीं पूछेगा उसको। समझ रहे? बताइए, क्लियर है बच्चे? तो आइए सर जी, आपकी जिंदगी का पहला सवाल, तो वही तो मैं बोल रहा फुल हूँ आप फ्लैश खराब कर रहे क्वेश्चन। हो। कह रहा था। हाँ तो कराऊंगा ना फुल तो फ्लैश। फिर मैं कह रहा हूँ पुराने टेक्निकल निकाल ले और मैं ये जो कह रहा था। आ जाओ, आप ही आ जाओ इधर। तो सर फिर वही बात, पुराने क्या हो रहा है हो जाएगी छोड़ के क्लास पुराने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर लेकिन मेरे को ऐसे 4-5 क्वेश्चंस करवाने। ठीक है, इधर पहले वो फाइल दिखाऊंगा, फिर आपको कभी बुला के 15 मिनट के क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, तो वो वैसे चलेगा। समझ रहे? आओ जी, मई एंड जनवरी 26।
अमेंडमेंट की क्लास जब कोर्स खत्म हो जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है इंस्टीट्यूट एक पब्लिश करेगा। हाँ पीडीएफ है, लेकिन वो ना मई अटेम्प्ट की डली है अभी ना, उसमें सर्कुलर नोटिफ सॉरी जनवरी अटेम्प्ट की है। अभी एक ना सर्कुलर नोटिफिकेशन आएगा, समझ रहे? और वैसे मैं पीडीएफ तो शेयर कर दूंगा, पर वो 1 या 2 क्लास तुम्हारी अमेंडमेंट की जाएगी, वो चीज। भाई ऐसी होता है भाई, हाँ। अमेंडमेंट ऐसा नहीं होता, अमेंडमेंट की ना मैं आपको बताता हूँ, 50-60 पेज की फाइल होगी, लेकिन उसके अंदर बात इतनी निकल के आएगी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे इतना था, इतना, एक पेज पूरा खत्म। समझ रहे? हर एक चैप्टर से एक पॉइंट पे, जैसे कहीं पे मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि ये वाला पहले 30 नवंबर था, जैसे कल कोई डेट देखी, अब वो क्या हो गई, 15 सितंबर हो गई, लेट सपोज। लेकिन प्रोविजन पूरा लिखते हैं वो लोग। तो अमेंडमेंट की जो 50 फाइल है ना, उसको कंप्रेस करके वो 2 पेज की होती है। लेकिन जब अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट देता है क्योंकि जब तुम अमेंडमेंट खोलोगे तो पहले पूरा प्रोविजन बताएगा, फिर एक जगह पे वो लिखा हुआ उसको काट के बोलेगा ये हो गया बस। समझ रहे? ऐसे हो, ऐसे नहीं होता कि सेक्शन नए आ जाएंगे, वो सब खत्म हो चुका है, वो कुछ नहीं। सेक्शन के अंदर ही चेंज हो गया। लिमिट्स परसेंटेज, जैसे सपोज कर मैंने वो बताया 1 अक्टूबर से वो जो भी टीसीएस का करा, ठीक है, अब वो वाली चीज है, ऐसे करके मेरे को तुम्हें बताना पड़ेगा यहाँ पे ये चीज हट गई, ये हो गई, ये चीज हट गई, ऐसे होती है। आइए, और आपने एक लेवल पे अमेंडमेंट्स कैप्चर करी हुई है, समझ रहे? लेकिन जो नहीं करी हुई और जो कर भी चुके हो, वो एक बार तो डिलीवर होता ही होता है दोबारा। सर जीएसटी में तो कोई अमेंडमेंट कहीं तो राहत मिल जाए। वहां जो पढ़ रहा है वो सही है ना, वो सच है ना भाई, भाई पता चले तो पढ़ ही नहीं रहा सर, भाई आखिरी सच है ना जो जीएसटी में। आप अमेंडेड ही पढ़ रहे हो, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कुछ अभी आ जाता है, यस इट इज पॉसिबल। सर सब करने के बाद आप अमेंडमेंट पढ़ ही वही सकता है जो सब कर चुका है। चलिए आइए बच्चे, एक क्वेश्चन देखिएगा। इतना लोड ले रहे हो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उतारूं तुम्हारा लोड अभी? करूं? दूध का दूध पानी का पानी करूं? जितना करा दिया वो आ रहा है क्या? अमेंडमेंट की टेंशन ले, आ जाएगा नहीं? आएगा क्या? ओ कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तुम आपस में बातें करके एक दूसरे को घबराने की जगह जितना करा हुआ है वो खत्म करो। जो करा हुआ है ना आपने, 20% हो आप उसके अभी, 100 में से 27 नंबर आ रखे तुम्हारे। क्या बात कर रहे हो आप अमेंडमेंट की? 1000 पेज में से 100 पेज के अंदर अमेंडमेंट है, 900 पेज आता है आपको? कुछ नहीं आता अभी आपको। तो इसीलिए आप ये सोचो अभी और क्या हमारे से बुरा होगा। बुरा तो तुम कर चुके अपने साथ, पहले उसको ठीक कर लो और आगे सुन लो, छोड़ दो अमेंडमेंट, छोड़ दो ये क्लास। अभी भी 80 नंबर आ सकते हैं अगर तुमने कायदे से पढ़ लिया होगा। समझ रहे हो? ये सब कुछ नहीं है, घबराओ नहीं। जो करा हुआ है उस पे फोकस करो कि ये क्या चल रहा है। जो चैप्टर करे हुए हैं, जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है, वो गलत ना हो जाए। समझ रहे हो? चीजें तो हो चुकी है भाई। जितना तुम्हारे को 70 नंबर के लिए चाहिए वो तो कब का हो गया। अगर आपका उसमें ही एग्जीक्यूशन नहीं है तो लगे रहो उसमें, चीजों में क्या हो गया उसमें। समझ रहे हो? कुछ नहीं है ऐसा, अपना फोकस तुम्हारा होना चाहिए, मैं 10 दिन में पूरी अकाउंट्स कैसे खत्म करूं। क्या होता है कुछ भी नहीं होता अमेंडमेंट भाई। अभी जब एक बार तुम्हारे पास डेटा होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं, आपका प्योरली फोकस अब होना चाहिए कि मेरा, मैं इसलिए आपको भी टारगेट नहीं बता पा रहा बिकॉज इट इज अलाइंड विद दुष्यंत सर एंड आशीष सर। नहीं तो मेरा मन ये है, आप 10 दिन में अगर अकाउंट्स, आप टोटल 15 दिन में अगर अकाउंट्स और टैक्स खत्म नहीं कर पा रहे तो आप नहीं कर रहे सही। समझ रहे? मतलब वो स्टेज आ चुके हैं, 2 महीने बचे भाई। समझ रहे? एंड इट इज क्लोज। And if it is not closed, let's suppose reduce 10% of the syllabus out of 90. Are you getting 60 out of 90?
इफ नॉट देन। बहुत सिंपल सी चीज है भाई, समझ रहे हो? आपके पास आ चुका है, आप उस पर फोकस करो टू डिलीवर द बेस्ट आउट ऑफ इट। समझ रहे हो? हो गया भाई सारी चीज, समझ रहे हो? वो सो अमेंडमेंट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा अमेंडमेंट में भाई, तू जो करा है उसको, प्रोडक्ट को क्लोज कर दो उसको, वो चीज है भाई। डॉक्टर निरंजन अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, एक चीज बोलना चाहता हूं आपको, इसके ऊपर एक सर्कुलर है, वो मुझे लग रहा है आ गया कुछ होगा। एक डेट लिखिएगा बच्चे, 1 अप्रैल 2000 ना, एक सर्कुलर है ये, 1 अप्रैल 2019, मिस्टर कुणाल, कॉमा, मिस्टर कुणाल turned 60 years। 60, 60। मेरा आपसे सवाल है, बस इतना ही, 19-20 में इसके ऊपर स्लैब रेट कौन सा लगेगा? 19-20 में इसका बर्थडे कब आ रहा है? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को आ रहा है, 1 अप्रैल 19, तो 19-20 में कौन सा स्लैब लगेगा? सीनियर सिटीजन, एग्जैक्टली, ठीक है, लिखिए 19-20 में स्लैब रेट पूरा लिख दीजिए, 19-20 में स्लैब रेट पूरा लिख दीजिए, 0 to 3 lakh, 3 to 5, 5 to 10, 10 above। बट क्वेश्चन ये नहीं, ये तो नॉर्मल बात है, 18-19 में क्या स्लैब लगेगा? पहले 2.5 लाख, आंसर इज नो। अगर एक इंसान का जन्म 1 अप्रैल को होता है, स्पेसिफिक है, ये उसी डेट पे ही है, अगर 1 अप्रैल 19 को जन्म हो रहा है, तो मान लेते हैं कि वो एक दिन पहले ही 60 ईयर अटेन कर चुका। बर्थडे कब आ रहा है? 1 अप्रैल को, मैं ये मान लूंगा कि 31 मार्च 19 को ही 60 साल का हो गया, एक दिन पहले, क्योंकि ना जनरली लॉजिक क्या है, अगर कोई 1 अप्रैल को पैदा हुआ है ना, तो 31 मार्च को यू कंप्लीट, बिकॉज एक दिन 1 अप्रैल हो गया, पूरा साल कब होता है? 1 से 1 होता है, एग्जैक्ट। मतलब अगर मैं बोलूं फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1/4 एंड का होता है, 31, 1 से 1 क्यों नहीं होता? इसी तरीके से 1 जनवरी से 1 जनवरी थोड़ा ना होता है, न्यू ईयर आप 31 दिसंबर को मनाते हो, साल खत्म हो रहा है, उसी तरीके से आप 31 मार्च को 60 के हो गए, आई मीन आपका 59th कंप्लीट होगा, और वो, और ज्यादा इसमें गहरा जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुद्दे की बात ये है, ये सिर्फ और सिर्फ डेट स्पेसिफिक है, 1/4/19, तो 18-19 में क्या ट्रीट करा जाएगा इसको? दैट इज द सीनियर सिटीजन, तो लिख लीजिए, इन प्रीवियस ईयर 1819, इन प्रीवियस ईयर 1819, it will be assumed, it will be assumed that Mr. Kunal has turned 60 and slab rate has turned 60 and slab rate of senior citizen will apply, of senior citizen will apply। और भैया एक बात बता दूं आपको, सेम गोज फॉर 80 years, अगर ये 1/4/19 को 80 का होता, तो उससे पहले वाले साल में ये 80 का हो गया, ये मान लो। सर जैसे कि 18-19 में भी तो स्लैब रेट होगा, वो सीनियर सिटीजन का ही लगेगा। हाँ, और 19-20 में 19-20 में देख टेक्निकली क्या हो रहा है, आप समझो, 1/4/19, 31 मार्च 20, और ये 1/4/18, ठीक है दोस्त? जन्म कब हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ इज दिस, एंड इफ यू टर्न 60 years ऑन दिस डेट, तो मैं ये मान लूंगा कि ये जो इससे पहले वाला साल है, यहां पर भी आपके ऊपर कौन सा स्लैब लगेगा? सीनियर, समझ रहे? और अगर तू 1 अप्रैल को 80 years का हुआ, तो यहां पर मैं सुपर सीनियर वाला या वेरी सीनियर वाला लगा दूंगा भाई। एक साल पहले भी उसको बेनिफिट नहीं मिला। एग्जैक्टली, 1 साल पहले बेनिफिट मिल रहा है उसको, सरकार की तरफ से एडवांस बर्थडे गिफ्ट है आपका। आपका जन्म 1/4 को हो रहा है, सरकार 31 मार्च उस पहले वाले साल में ही आपको बेटर स्लैब रेट प्रोवाइड, कुल मिला के। क्लियर है बच्चे? क्या लग रहा है आपको, पेपर में आया होगा? आया होगा। तो बेसिकली मतलब ना,
चलिए, नहीं नहीं होगा यार, 60+ लाने हैं भाई, ऐसे थोड़ा ना। बिल्कुल है। एक सब्जेक्ट में। हाँ तो एक में बता तो नहीं कर रहे थे। आप चलिए आइए, हो जाएंगे, सही गया होगा है ना, मेहनत करोगे 2 महीना हो जाएगा। एनीवेज, डॉक्टर निरंजन रेजिडेंट इंडिविजुअल, स्पीड में पकड़ेंगे। आप मुझे बताइए, अब आप समझिए, अब आप ना फोकस करना, अब आपके पास हर क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में अपने आप ही प्रोविजन दौड़ने स्टार्ट हो जाने चाहिए। डॉक्टर निरंजन मतलब बंदे का जो काम अब हमने आगे में करना है वो इंडिविजुअल है, एकदम से रिफाइनमेंट क्या आएगी, इंडिविजुअल है। रेजिडेंट है, ठीक है जी, एज 60 ईयर्स है, इज रनिंग अ क्लिनिक। रनिंग अ क्लिनिक बोल दिया मतलब डेफिनेटली बिजनेस तो कर रहा है इन सूरत। हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड इज, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं क्या कर लूंगा भाई, एकदम से आपको ही नहीं देखना, लेकिन आप मुझे बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, पीएनएल ही है ना बच्चे। तो आप मुझे बताइए इनका नेट प्रॉफिट कितना है? 440 400 मेरे दिमाग में, मैं आपको नेचुरली बता रहा हूँ, ऐसे पेपर में आपका आना चाहिए दिमाग में, मुझे पीजीबीपी यहाँ से स्टार्ट होगा। स्टार्ट नहीं करूंगा अभी, पर हाँ भाई, पीजीबीपी 440 से कंप्यूटेशन स्टार्ट हुई। देन उसके बाद आपको ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब एक बार अभी मैं पॉइंट्स भी नहीं पढ़ूंगा, मैं देखूंगा निकालना क्या है, मुझे समझ आए कि क्या चीज करनी है। फ्रॉम द above कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ निरंजना फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द। आपको जब ये रीड कर रहे हो आपको तभी देखना है, टैक्स तो नहीं निकालना ना। कई बार बच्चा यही भूल जाता है कि यहाँ पे टैक्स भी लिखा है, सिर्फ टोटल इनकम निकाल के आना है। यहाँ पे लिखा है टैक्स निकालने को, तो नहीं निकालना, आप उधर जबरदस्ती का टैक्स मत निकालिए, ठीक है। आपको एकदम क्लियर है मुझे क्या निकालना है, टोटल इनकम डिफॉल्ट और ऑप्शनल, ठीक है जी। सर अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे? देखो बेटे, ये एक दुविधा है, लेकिन मैं इस दुविधा को आपको कैसे क्लियर करूंगा बताता हूँ। इट्स ऑलवेज लॉजिकल। आप सोच के देखिए, क्या इसमें सिर्फ पीजीबीपी होगा या और भी हेड्स होंगे? और वो हेड्स एडिशनल में भी हो सकते हैं। और कौन सी साइड होंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड, बिकॉज दैट्स इनकम। समझ रहे हो? तो मैं पहले पीजीबीपी से पहले मैं छोटी छोटी चीजें जो होगी मैं हमेशा पहले क्रेडिट साइड पकड़ूंगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में आपकी अदर सोर्स की इनकम होगी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी, कैपिटल गेन्स भी हो सकता होंगे, तो मैं उसको साइड करूंगा पहले क्रेडिट साइड, ठीक है जी। आइए उसके अंदर देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट, कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस। क्या लग रहा है आपको, ये पीजीबी का, मुझे इसका कुछ नहीं करना भाई, ठीक है जी। कितने रुपए बच्चे? आपका दिमाग अब एक और चलना चाहिए, अभी आपका नहीं चलेगा, नॉर्मल बात है। कभी कभी अगर ये किसी ने 30 लाख लिख दिया ना अगर, तो बच्चा प्रेजेंटेबल लगा रहा है, वी आर अज्यूमिंग दैट her turnover is 30 lakhs within the limit of 50 lakhs। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बिजनेसमैन के लिए लग नहीं जाता था पीजीबीपी में, नोटिफाइड में पैसा 50 लाख के अंदर 50% का मन पूरा क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन भी बस एक ऐसे कई बार ऑल्टरनेटिव्स आते हैं इंस्टीट्यूट, जब एक क्वेश्चन होता है इंस्टीट्यूट खुद एक पुट पॉसिबल आंसर्स कभी कभी, मतलब आपने बनाया कुछ सोच के पर उसकी इंटरप्रिटेशंस निकल कर कुछ आ जाती है पेपर पे। सबसे पहले ठीक है, लेकिन इन्होंने 58 लाख एक पर्पज से करा है कि तुम्हारे दिमाग से प्रिजम्पटिव तो बाहर हो जाए, और पेपर में ऐसा होगा कि फुल फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रिजम्पटिव भी देखना पड़ेगा। पेपर ऐसा आ सकता है कि विच ऑप्शन इज बेनिफिशियल, प्रिजम्पटिव और नॉर्मल, ऐसा भी क्वेश्चन। हाँ हाँ एग्जैक्टली, बाकी हेड्स तो चलेंगे, समझ रहे हो? तो पीजीबीपी के लिए आपका 8% या 50% हो जाएगा ना, समझ रहे? बाकी हेड्स तो चलेंगे। तो अभी के लिए ये टर्नओवर का मैंने आपको इसलिए रेलवे में बताया, आपने एक बार चेक कर लिया 50 से ऊपर है, प्रिजम्पटिव का तो रूल आउट हो गया, प्रिजम्पटिव तो नहीं लग रहा इस क्वेश्चन में। इनकम टैक्स रिफंड, एक बार मैं ना प्रोविजन डिस्कस करूंगा, फिर हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स का रिफंड आया है 5,000 का, और 450 का इंटरेस्ट आया है। आप बता दीजिए क्या ट्रीटमेंट है। हाँ, 450 सर हम उसमें ले जाएंगे, अदर सोर्स में ले जाएंगे उससे। और 5,000 का रिफंड, वो तो सर इनकम टैक्स रिफंड है ना, तो उससे हम वो नहीं करेंगे, इनकम इज इट टैक्स अ में इंक्लूड। टैक्सेबल इनकम? जब नहीं इनकम सर, टैक्स 5,000 की आपको हमारे। डिडक्शन नहीं मिलती थी,
इनकम टैक्स की आप पे करते आपको डिडक्शन नहीं मिलती, तो जब वही पैसा वापस आ रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले 450 अदर सोर्स में, और कुछ आपका पीजीबीपी के अंदर कुछ कंप्यूटेशन में। सर ये मानेंगे ही नहीं हम इसको इनकम में। एग्जैक्टली तो जब मैं पीजीबीपी इनकम बनाऊंगा उसके अंदर से माइनस भी तो कर दूंगा। कितना? 5,000। 5450 पूरा करूंगा ना, बाहर तो सारा करना है मैंने। अच्छा। हाँ सर। आपका पीजी, एक मिनट देखो, बनाएंगे इसको इस वाले बुक में ना बच्चे, ये वाले में ये सारे क्वेश्चंस ही हैं। ये बहुत नीचे है यार इसका आंसर, यही था। ठीक है, कहाँ हो रखा माइनस? नीचे नीचे नीचे। नीचे है सर, हाँ ये रहा सर। 5450 पूरा माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि उस नेट प्रॉफिट के अंदर पूरा अमाउंट आ रहा है, पहले पूरा बाहर कर दिया। और अदर सोर्स की आप वर्किंग देखेंगे तो उसमें 450 का इंटरेस्ट आ रहा है। एंड इट इज एप्लीकेशन बेस्ड। अगर आप गलती से वहां पे 5,000 सोच के बैठ गए, आप समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो, तो वो पॉइंट कौन सा कैसे आएगा वो नहीं है, आपको प्रोविजन स्ट्रांग होना चाहिए और कहाँ पे क्या आ रहा है उस टाइम हाईली अलर्ट होके सॉल्व करना पड़ता है। एंड ऐसा है, मैं आपको बताऊं, अगर मैं भी एक क्वेश्चन आप मुझे दे दोगे मैं उसे सॉल्व करूंगा, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी उसमें 2 से 3 मिस्टेक्स मेरे से भी हो जाएंगी। बिकॉज उस 15 मिनट के फ्रेम में करने में हो सकता है कोई पॉइंट आप मिस आउट करो। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। आपके दिमाग में ये होना चाहिए मुझे बेस्ट प्रोफेशनल तरीके से एग्जीक्यूट करना है। समझ रहे हो कि हर चीज मेरे को समझ आ रही है। ठीक है बच्चे, आइए। कौन सा क्वेश्चन था? आइए। तो मुझे ऐसा लगता है ओवर द पीरियड मेरे को जो लगा कि हमेशा ये कभी ऐसे अटकती नहीं है चीज, क्या पहले क्रेडिट साइड को सॉर्ट करो। ठीक है, सो इट्स लाइक इनकम टैक्स रिफंड हो गया। अगला क्या बच्चे? अदर डिविडेंड है सोर्स है, सर। पीजीबीपी से पहले बाहर अदर करूंगा, सोर्स। उसमें टैक्सेबल कर दूंगा 10,500। नीचे वर्किंग नोट आपका 10 का बन रहा है, मेन वर्किंग में कुछ भी नहीं जा रहा, वर्किंग नोट में अदर सोर्स में 450 आ गया और 10,500 आ गया। अगला, विनिंग फ्रॉम शो ऑन टीवी नेट ऑफ टीडीएस ऑफ 15,000 और बाहर 35 लिखा हुआ। अगर सोर्स सर ये भी अदर सोर्स में चले जाएगा, हाउ विनिंग मच? गेम। फिलहाल पूरी होगी टीडीएस तो इंक्लूड होता है इनकम में। इनकम तो पूरी मान ली टीडीएस करके आए तब भी। व्हाट इज योर इनकम? 35 और 15 ऐड हो जाएगा। 50। 50 आ नेट का पचास। मतलब होता था वो 30 माइनस हो रखा है। हाँ और आपको देखना चाहिए 35, टोटल 50 था, उसी का 30 माइनस हुआ 15, तभी तो 35 आ रहा है। तो आपको पहले ग्रॉसिंग अप करना होगा, ध्यान होगा। अगर ग्रॉसिंग अप तो सिंपल दिख रहा है ना सामने सामने ही। ग्रॉसिंग अप क्या है? 35,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 70%। हाउ मच परसेंट? 100। 50। तो अदर सोर्स में कितना दिखाऊंगा? 50। और पीजीबीपी से कितना माइनस करूं? 35। 35, बिकॉज 35 है। 35 ही तो डाला हुआ है ना, तो 35 ही तो बाहर करूंगा। बताइए, क्लियर है? नेक्स्ट इज रेंट। नाउ आई एम नॉट श्योर हाउस प्रॉपर्टी, बट कभी कभी क्या हो जाता था, मैं और अगर आपको बोलूं कि हो सकता है ये रेंट स्टाफ क्वार्टर्स को दिया हो, जो हाउस प्रॉपर्टी में कभी कभी अपने एम्प्लॉयज को ही दिया जाता है, तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। याद आ रहा? जैसे टाटा का मैंने एग्जांपल लिया था जमशेदपुर में, कि उसने, मुझे नहीं पता ये रेंट किस चीज का है, श्योर नहीं हो सकता। समझ रहे हो? क्रेडिट साइड सॉर्ट हो गई आपकी, डेबिट साइड पे अभी जाने का पॉइंट नहीं है। क्रेडिट साइड होते ही और रेंट अभी नहीं पता लग रहा है, तो अब हम पॉइंट पढ़ने स्टार्ट करें। पहला पॉइंट, रेंट पेड इंक्लूड्स 30,000। अच्छा, ये तो रेंट पेड है तो वो तो रिसीव्ड था, पेमेंट में भी कहीं है। रेंट पेड इन 30,000 पेड बाय चेक टुवर्ड रेंट फॉर हर रेजिडेंट। भाई ये तो पर्सनल खर्चा हो गया भाई। तो आप मुझे बताइए, ये पेड है कितना? 90 में से कितना अलाउेबल होगा? 60 सर, तीस तो मैं परसेंट एड कट बैक कर जाएंगे। दूंगा कितना? 30,000 एड बैक कर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा सेक्शन लग रहा है, तो 37 में की पर्सन देख, वैसे तो रेंट कहीं पर आया ही नहीं अगर तुम सोचोगे, पर आप इसमें जनरली क्या लिख सकते हो 37 में कि ये खर्चा जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, फॉर पर्सनल पर्पस है, तो डिसलाइक। क्लियर है जी? तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो गया? एड बैक हो गया 30%। नेक्स्ट इज क्लिनिक इक्विपमेंट्स। ये आ गया आपका डिप्रिसिएशन से रिलेटेड। 1/4/24 को 5 लाख का, 7/12/24 को आपने एक्वायर करा कितने का? 2 लाख का। 2 लाख। और
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, तो इक्विपमेंट्स ना प्लांट एंड मशीनरी होती है। आपको मैंने वो ब्लॉक में जो बताया था, कहीं भी आपको ये कनेक्ट नहीं होगा, वाटर सप्लाई या जो भी नाम थे, आप उसमें देखो कहीं भी नहीं आया, तो ये जनरल रेट लगेगा 15%, पहली बात। पर एक बार ये भी देख ले कि मैडम ने डेप्रिसिएशन लगाई कितनी है, कोई डेबिट साइड पे लगी हुई है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो मतलब एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो लगा ही नहीं हुआ। तो आप मुझे बताइए डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कितना? सर 5 लाख का 15% लगेगा और उसका 2 लाख का 7.5, क्योंकि उसका हाफ लग एग्जैक्टली। जाएगा। एडिशन कैसे भूल गए आप? Asset acquired and put to use for less than 180 days, 50% of the prescribed rates. और एक और चीज बोल देता हूं, दिमाग में भी आपके आ नहीं रहा पर आ जाएगा जब प्रैक्टिस कर लोगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% फर्स्ट ईयर लगेगा, नहीं लगेगा? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगता है, क्लिनिक है इसका। अगर इस बंदे की फैक्ट्री होती ना तो एडिशनल भी लगा देता मैं अभी। हाँ, प्लांट में से तो है, पर ये क्योंकि फैक्ट्री नहीं है मैडम, समझ रहे हो, तो वही एडिशन पे टच कर जाएगा। पर मुद्दे की बात ये है, अभी आपने डिप्रिसिएशन निकाल दिया आपने, वो देख लेंगे आंसर के साथ एक बार सीधा। हाँ, 5 लाख का 15 75 और 1 लाख का भी 15, हाँ ठीक है, 90 ही आएगा, 90,000। सर इसमें डेट ऑफ कितना होता है? हाँ कोई डेट का तो कुछ लेना देना होता है? बिल्कुल है भाई। वो डेट किसी से निकालते हैं टाइम लेस देन 180 या 180 और अब उसके अलावा और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो तो वही हो गया ना, सिर्फ या तो पूरा लग रहा है या आधा लग रहा है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट देखिएगा, रेंट रिसीव्ड। अब आपका है जो रेंट रिसीव्ड की बात, रिलेट्स टू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट सूरत। तो हाउस प्रॉपर्टी है, जीएवी कितना है? अच्छा, ये 27,000 ऊपर गया है रिसीव्ड, तो एक्चुअल रेंट हो गया। जीएवी निकाल के दे दिया उसने, एक्चुअल एक्सपेक्टेड जीएवी आ ही गया। म्युनिसिपल टैक्स 2,000, तो जब आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालोगे, जीएवी 27, म्युनिसिपल टैक्स -25, उसके बाद 30%, और उसके स्टैंडर्ड बाद जो आंसर डिडक्शन आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। और पीजीबीपी में से कितनी इनकम माइनस करोगे? 27,000 तो सर, पूरा क्योंकि 27 करोगे, क्योंकि 27 डाल रहे हैं तभी ये बढ़ रहा है, पूरा 27 वहां से बाहर होगा, और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उससे कम इनकम होगी। ये जो 27,000 है, इसके बारे में देख क्या बोला हुआ है, रेंट रिसीव रिलेट्स टू रेजिडेंस ऑफ हाउस। तो ऊपर वाला जो रेंट है वो तेरा एक्चुअल रेंट होगा, ठीक है। अब तेरे दिमाग चलेगा एक्सपेक्टेड क्या होता है, पर तू सोच, उसने देखो सीधा जीएवी निकाल के दे दी, आसान उसने वो ड्रिल डाउन कर दिया ना पूरा। पेपर में हो सकता है पॉइंट नंबर कर दो मैं, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, और आगे 2 महीने के लिए वैकेंसी है, 3 महीना खुद रही, वहीं पे बन जाता है। समझ लो, पर एक फुल टेस्ट क्वेश्चन है तो जस्ट जरा सा है, और ये वाले पॉइंट भी गलत होते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 90% बच्चा गलत करता है। एंड इसमें बच्चे का मैं नहीं कह रहा, उस टाइम पर एप्लीकेशन के टाइम पे दिक्कत आती है आपको। अभी जो क्वेश्चन आसान लग रहा है ना, जब पहली बार ये क्वेश्चन होगा तो हो जाती है गलती। समझ रहे हो, एकदम राइट टाइम पे राइट पॉइंट समझ आना। तो जीएवी आ गया, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करा और स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देगा। क्लियर है? पर इसमें म्युनिसिपल टैक्स पे एक और बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में म्युनिसिपल टैक्स को डाला हुआ है, तो इसलिए वजह से मेरे प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4, आप बताइएगा एक बार, थोड़ा ऐसी मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ कुछ। per month from full floor hospital, which has been not moved in the consideration of medical charge. ये जो ऊपर मेडिकल चार्जेस लिए ना उसने 58 लाख के, वो कह रही है इसके अलावा उसने सैलरी भी ली है। अब सवाल ये है कि कौन से हेड में टैक्स है? सैलरी भी जाएगी, ये सैलरी वाले में जाएगा सर। तो उससे तो मतलब है कि दवाई उसमें माइनस हो जाएगी। सैलरी का फाइनल आंसर बताओ कंप्यूटेशन का। 7500 माइनस 50 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 है, और जब एग्जैक्टली 40 आ गया, करेक्ट है वो 40। हाँ सही है, करेक्ट है 40।
ठीक है ना। लेकिन अगर यही डिफॉल्ट में होती तो 75 की डिडक्शन मिल जाती है। इसमें ऊपर से भी लेने देना है सैलरी का। उसने एक इसलिए क्वेश्चन एकदम क्लियर बोल दिया कि दिस अमाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन हाँ, द। मतलब उसको भी लेने देने अगर ये नहीं लिखता तो कुछ बच्चा हो तो अब ये डिपेंड हो सकता है, बच्चा लिख दे एज्यूमिंग दैट इट इज नॉट इंक्लूडेड, एज्यूमिंग दैट दिस इज इंक्लूडेड, assumption। समझ रहे। अगला देखिए, डॉक्टर निरंजन ने लोन लिया फ्रॉम अ बैंक फॉर हायर एजुकेशन ऑफ अ डॉटर। कहां पहुंच गया मालूम है, डिडक्शन। शी रीपेड प्रिंसिपल ऑफ 1 लाख। प्रिंसिपल रीपेमेंट की कोई डिडक्शन थी? एजुकेशन इंटरेस्ट की थी। 80 ई में कितने रुपए की मिल जाएगी? कोई लिमिट नहीं थी जी, 8 साल के लिए मिलती थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर में स्टार्ट रीपेइंग द एजुकेशन लोन। क्लियर है? क्लियर है आपको ये किधर गया सिर्फ? तो इसका कोई खर्चा तो ऊपर तो ऐसा कोई डाला भी नहीं होगा ऑब्वियसली। अगला बताइए। सी पेड 1 लाख एज ट्यूशन फी। सेक्शन 80C। 80C 1.5 लाख का कैप होता है, 2 बच्चों के लिए मिलता था। ठीक है, तो 1 लाख रुपए 80C में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 7। Now the Faizal has also paid back check on 27 March 2025 for her medical insurance premium. Reduce की गई है प्रीमियम। 80D कितना मिले? 25,000 से, सॉरी, एज कितनी है? हाँ 68, 30। 28। 50 लिमिट है, पर 28 का 28 में। अब समझ रहे हो, एज के बेसिस पे भी चल रहा है क्वेश्चन। तो दिस इज हाउ, एंड इट इज लाइक अलग अलग पॉइंट्स। हाँ इसमें तो मतलब इस क्वेश्चन को देख के तो लगा कि मतलब आएगी कि होगा ही, इसको तो देख के लगा प्रैक्टिस होगी तो अगर बच्चा ये क्वेश्चन पेपर में आए और बोले टफ है तो तैयारी नहीं है। हाँ वो मैं कह रहा हूँ, वही मैं ठीक कहना है, चाह रहा हूँ। दिस क्वेश्चन तो इज, ये इजी है सर, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। नहीं नहीं वो जो खतरनाक वाले है ना, अब तू कर लेगा, जब नहीं होंगे वो खतरनाक है। कभी इक्के दुक्के 4 अटेम्प्ट में कभी एक ऐसा आ जाता है जो बहुत अजीब, लेकिन 90% चांस होता है। देख, इससे 20% टफ आने के चांसेस डेफिनेटली होंगे, बट दिस इज मतलब यही एग्जैक्टली। हाँ मतलब हाँ ठीक है। अब एनीवेज क्या मैं कह सकता हूँ, मैंने अभी तक डेबिट साइड एनालाइज नहीं करी। अब हम डेबिट साइड, मेडिकल कंज्यूम्ड है, मैं क्या कर लूंगा इसमें? कोई प्रोविजन खेला हमने इस चीज पे? सीखा ही नहीं कोई। स्टाफ सैलरी कोई भी बात नहीं हुई, कुछ नहीं करना मेरे को। क्लिनिक कंज्यूमेबल्स कुछ भी नहीं करना। रेंट पेड पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, एड बैक कर चुका था। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का म्युनिसिपल टैक्स से रिलेटेड था। एंड अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च। 3500 आपको हाँ क्या करूँ मिलेगी नहीं मिलेगी डिडक्शन? मिलेगी सर। मिलेगी, बट जब आप डिफॉल्ट बनाओगे उसमें नहीं मिलती। आपने वो लिखा हुआ है कि 35 के वो सारे नहीं मिलते, इसलिए डाला हुआ है इन्होंने। 35 नहीं 35 वन ऐसे करके अलग अलग सबसेक्शन और वो होते हैं। 35 का था तेरा साइंटिफिक रिसर्च। हाँ डिडक्शन मिल गया पुराने से। हाँ साइंटिफिक का डिडक्शन नहीं सर। सर कुछ और था, वो साइंटिफिक के ऊपर है। साइंटिफिक के ऊपर वो रूरल डेवलपमेंट का नहीं, जीजीबी, जीजीसी, जीजीए जो था रूरल के अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट, या एक जीजीए था वो एक पेज का जो मैंने बोला था रीड करने को तुम्हें, अगर वही है तो। पर वो रूरल डेवलपमेंट लिखा हुआ था उसमें। ठीक है, एक बार देख लेंगे। एनीवेज आप मुझे बताइए समझ आया आपको ये? अब उसके बाद आपको इसकी कंप्यूटेशन बनानी पड़ेगी, तो आप मुझे बताइए, अभी बनाओगे, एक बार ट्राई करोगे? सर लंबा तो नहीं आएगा, एक बार ये बता दो बस कि इसमें डिफॉल्ट टैक्स जो रिजीव है उसमें क्या क्या होगा, ओवरऑल ऐसे बताओ। डिफॉल्ट के अंदर, डिफॉल्ट के अंदर इसकी डिडक्शन नहीं होती है बस। ठीक है, पहली चीज। हाँ सैलरी की कंप्यूटेशन में इस 70,000 की डिडक्शन हो जाएगी। और ना तो अब आप 80C दोगे 1 लाख की, ना 80 दोगे, और इसके अलावा कोई चेंज नहीं।
जो एटीसी और बाकी एटीसी सारा वाली डिडक्शन दिया कि आपको बिल्कुल बाकी चीजों को चेंज नहीं। कोई भी चीज नहीं, क्योंकि लॉस है नहीं हाउस प्रॉपर्टी में, नहीं तो लॉस सेटअप हो रहा होता, कुछ हो रहा होता तो मैं करता। तो ऐसा मेरा पॉइंट यही है, आप जब दोनों भी स्कीम आती है ना तो ऐसा बहुत गहरा वाला नहीं आ जाएगा, वो जो हमने हाँ, देखा था कि एडिशनल की वजह से लॉस, हाँ मतलब इतना ही आएगा। ये दोनों की वजह से थोड़ा आसान दिया है इससे बोलूं। बताइए, क्लियर है? ओके, एक और क्वेश्चन करोगे? 2:30 बजे क्लास है वैसे। नेट प्रॉफिट दोबारा से भाई बहुत टाइम लगता है पूरा बनाने वाला नेट प्रॉफिट दोबारा। अब मेरा, आप एक चीज समझना, मैं ऐसे नहीं है कि आपका ये जो फुल फ्लेश क्वेश्चन है वो हो गया, समझ रहे हो, मतलब टेक्निकली तो हो गया है। अब यू आर केपेबल, आप क्वेश्चन उठाओगे, आपको प्रोविजन आ जाए, सॉल्व हो, कहीं भी नहीं रोकोगे आप। पर ईमानदारी से 4-5 क्वेश्चन हमने सामने सर कराना। ये करेंगे। हाँ सर, ये पूछ रहा हूँ मैं कि ये जो बनाया है इसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो मेरे को जब मैं ये कैलकुलेशन से कर रहा है वो सॉरी जो हम वो करेंगे इसका पीसीबी जैसे ऊपर देते हैं टेबल, इनकम फ्रॉम पीसीबी निकालूंगा। तो मैं पहले नेट वर्किंग प्रॉफिट नोट, पूछूंगा। वर्किंग नोट। नेट प्रॉफिट वर्किंग नेट प्रॉफिट फॉर हाँ, पीसीबी। नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो फिर प्लस माइनस। सर नेट प्रॉफिट तो मैं सिर्फ वही चीजें प्लस माइनस करूंगा ना जिनकी मेरे को एडजस्टमेंट करनी है, जो पहले से था उसका क्या करा? ना। वो तो तो जो मैं हमने कंपटीशन चला रखी है पीजीबी की, जैसे चलती थी। हाँ मतलब जो जो चीजों को मैंने चेक करा वो ऐड करके माइनस दो करके फिर नया नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसको मैं सीधा पीसीबी में भेज दूंगा। बाकी चीजें वैसी की वैसी जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको प्रोविजंस याद नहीं है, सर पहले वो ही करना है। ठीक है, पहले अपना आपका खुद ही डेटा करना है। रेडी होना चाहिए। हाँ ये क्वेश्चन आप इसलिए नहीं कर रहे कि आप प्रोविजन सीख रहे हो, ये सिर्फ एग्जीक्यूशन वाली फाइल। बात। ये जब आपको सारा कुछ आता है ना, तब आपने क्वेश्चन करा। आप देखोगे अभी इसमें भी आपको जैसे, और अदर सोर्स आपको दिखेगा ही दिखेगा, गारंटी दिखेगा, ऐसे पॉइंट दिखेंगे 2-3 पॉइंट, लॉटरी, इंटरेस्ट और ये कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी में से कोई एक दिखेगा। ठीक है, दिखने को दोनों भी दिख और सकते हैं। प्रॉपर्टी आना कैपिटल गेन में थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्सिटी डाल दी उसने, तो टैक्स रेट पे भी हिल जाएंगी चीजें, शेयर बेचे। पर कैपिटल गेन का ना मैं आपको बता रहा हूँ, एक उनके हॉट टॉपिक है इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड और शेयर्स, ये आपको स्ट्रॉन्ग रखना। बहुत बार पूछते हैं इमोल प्रॉपर्टी जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये है, ये हो गया, गिफ्ट का भी कॉम्बिनेशन घुसा देता है उसके अंदर। जैसे मैं आपको एकदम रियल केस बताता हूँ, अभी मेरे को अभी कॉल आया, ईवाई में जागृति मैम की एक फ्रेंड है। अभी मैं भी आगे किसी से पूछ रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, आप अब वो समझ पाओगे। वो ना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में घर खरीद रही है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी यहीं पे ही है, 3 करोड़। ठीक है, उसका सर्कल रेट कितना होगा आपके हिसाब से? सर्कल रेट एस्टिमेट सर्कल रेट होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, कम हो गया। 4 करोड़ है उसका सर्कल, ज्यादा है। और मैं उनको ये चीज बता रहा हूँ कि ठीक है अगर ज्यादा होता है तो वो खरीद रही है, तो आप समझो, एक चीज समझो, जो सेलर है उसकी चिंता क्या है यार, यार मार्केट रेट ही 3 करोड़ है। और ये यही का है, मेरे भी लाइफ में पहली बार मैंने देखा ऐसा हो रहा है। ठीक है, मार्केट का रेट ही 3 करोड़ है, सेलर दिखाएगा अगर मैंने 3 करोड़ का बेचा है, पर सरकार तो वही माने। क्या प्रोविजन लग रहा है, 110% ऑफ द कंसेस एक एक्सीड हो गया तो खत्म बात वो चीज। पर फिर मैंने इमीडिएटली बोला आपको क्या चिंता, आप तो खरीद रहे हो, ये तो उसकी चिंता है, आप क्यों फंस रहे हो। पर उन्होंने फिर एक पॉइंट बोला, उन्होंने बोला अगर किसी चीज की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4 करोड़ है, अगर मुझे 3 करोड़ की मिल रही है, तो गिफ्ट का प्रोविजन भी तो लग रहा है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है मोल, फंस गई वहां पे, फंस गई वहां पे। और वहाँ पे पूरा ये कम if कर if जाएगा। she purchase if she purchase and say I have purchased it for 3 crores but the stamp duty value is 4 crores, तो वैल्यू ऑफ द गिफ्ट तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, 1 करोड़ रुपए फ्लेक्सिबल है। टैक्सेबल हो जाएगा। ये अभी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जब आज अगर वो अभी खरीद रही है वो, और अभी वो रुक गई है, क्योंकि मैंने भी 4-5 जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको बोला है, भाई इस पे मैं थोड़ा ना जाता हूँ डिपार्टमेंट, मुझे क्या पता कौन क्या क्या। आप थोड़ी है। मैं तो आपको किताबों के अंदर कहाँ लिखा हुआ बता सकता हूँ, ये चीज थोड़ा ना होती है आपको लगे कि मैं ये देखता हूँ तो मेरे को डिपार्टमेंट का, जब डिपार्टमेंट जाते थे तो वहां का बता, समझ रहे हो। पर अब आपको ये केस इमीडिएट समझ, ये उन्होंने भी वहां पे ईवाई में जो जो भी उनके फ्रेंड्स कलीग्स हैं सीए, तो उसने बोला कि ये गिफ्ट का प्रोविजन लग जाएगा, समझ रहे हो, तो ये प्रॉब्लम वाली बात। सर फिर ऐसे सर हम अभी एओ तक से नहीं आया, दोबारा कंसल्ट मुझे अभी करें, पता नहीं है क्या है, हाँ। एओ से दोबारा वैल्यूएशन और कंसल्ट करें और वो हाँ वैल्यू मतलब कम यार दे अब दे, वो, यार अब तो वो समझ चीज करके बिल्कुल हो सकता यही है। करना पड़ेगा। पर मैं थोड़ा ना करूंगा, मैंने बोला बात कर लो किसी से, हाँ मतलब समझ रहे, मैं अटकाऊं, मेरे पास खुद इतने टाइम नहीं है, मैं कैसे वो चीज कर सकता हूँ, तो इसका सोल्यूशन यही है कि एओ के पास जाना पड़ेगा,
और एओ के हाँ पास कौन जाता है यार? जो डेली इनकम टैक्स ऑफिस जा रहे हैं उन्हीं सीए के पास जाना पड़ेगा ना उसको। हाँ सर, नजर है। क्योंकि एओई उसे दोबारा करकर वो भी हाँ, खाएगा सर पैसे अच्छे, हम लोग जब तभी पहले देगा जॉब में थे नीचे। तो रेगुलर जाते थे, तो आप जाके बात कर सकते हो, पर अब जाते नहीं तो वो वाली। सर जो बताओ सारी चीजें तो मैं उसके हिसाब से करें। मेरे को और तीन ऑब्वियसली ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका सोल्यूशन होगा। और सर यहाँ पे ना तीन ही आएगा क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वाले तो है ही नहीं, और तीन तो मानेगा ही एटीट्यूड हाँ कंसीडरेशन। मतलब अब क्या होगा, वही है, पर मैंने एक दो को बोला था, तो अभी उनका रिवर्ट नहीं आया कुछ। तो वैसे जैसे आप कम होती है स्टैम्प ड्यूटी वाली तो हम ब्लैक में कर देते हैं ट्रांजेक्शन को। स्टैम्प ड्यूटी वाली तो दिखाते हैं कितना रियल परचेज है और बाकी पैसा ब्लैक में ले लेते हैं, लेकिन जहां स्टैम्प ड्यूटी वाली वैल्यू एक्सपीड कर दी है 3 करोड़ आई जाए तो वहां तो ब्लैक का कोई सीन ही नहीं, वहां तो 3 करोड़ तो वैसे भी पर्स में दिखा रहा है। तो तुम्हारी सरकार के सामने जाएगी वो फिर पर ये बहुत अजीब बात लगी मुझे। सर ये तो पहली बार देख रहा हूँ पर मैं ना भी। ऐसा कहाँ पे होता है? जो गुड़गांव में जो टावर सिस्टम है ना, उसका ब्लैक क्यों कम होता है? मतलब जो जैसे नया डीएलएफ का टावर बना, तो वहां के ना सर्कल रेट और जो उनकी कंसेप्ट काफी वो क्लोज रहते देखते हैं। हैं वो पर सरकार। यहाँ पे दिल्ली में मेरे को आज तक मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा है, पर है वो चीज। एनीवेज, तो बच्चों अब हम मिलेंगे कल। कल करेंगे हम लोग रिटर्न खत्म, और ईवे बिल करेंगे। ठीक है। और मजबूरी है बस 12 बजे तक ही है वो, या तो कल सुबह तुम्हें 8 बजे बुला लूं। सर मेरा हाँ। नोट्स में हाँ वो तो ऑलवेज ऑन टाइम। हाँ वो तो सर बताइए। अकाउंट्स की कब करवा रहे हो प्रैक्टिस? सर इसको बताओ डांस में पूछ रहा है, डांस खत्म हो गया। अकाउंट्स तो ओवर हो गया भाई, जब तू ऑस्ट्रेलिया में था ना, फोटो खींच रहा था कैंगरूज के साथ। अच्छा सर। हाँ। नहीं, प्रैक्टिस कब करवा रहे हैं? आप कह रहे थे ना बस प्रैक्टिस यार ये वाला करवाओगे। ना, देखिए संडे और एक मंडे एक बार सिलेबस खत्म हो जाए फिर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्योंकि प्रैक्टिस में समझा देना ना सर थोड़ा बहुत तो बिल्कुल ये। बिल्कुल। ठीक है दोस्त। सर वैसे ठीक है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।